मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के अंदर जब हम मैथमेटिकली मॉडल्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो हर एक टॉपिक जो कि कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स या फिर लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है या हम समझते हैं वो डायरेक्टली कहीं पर एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि मल्टीपल्स टॉपिक्स को मिलकर अगर हम कंसीडर जब करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं तो उस चीज़ को किसी मॉडल में हम इस्तेमाल होता हुआ देख रहे होते हैं। 3.2 रोल्स थ्योरम एंड मीन्स वैल्यू थ्योरम उन्हीं टॉपिक्स के कलेक्शन में से एक है जो इस सेशन पे हम जानेंगे। मैं हूं फाद हुसैन और आप ये वीडियो इन अ कोर्स ऑफ द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में देख रहे हैं। इसी तरह से जुड़े हैं, इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं अपकमिंग और जो प्रीवियसली आ चुकी हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो एज वी हैव डिस्कस कि कॉन्सेप्शनल व्यू क्या है और हम किस तरह से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं जब हम कॉन्सेप्चुअल व्यू पे जानते हैं कि डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के मॉडल किस तरह से वर्क कर रहा है। तो रोल्स थ्योरम क्या है? थ्योरम कहता है कि लेट एफ बी आर कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए एंड बी। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग फंक्शन ना सिर्फ कंटिन्यूअस है बल्कि उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू पर भी हमारा एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा, हमें वैल्यूज मिल रही होगी। एंड डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन डिफरेंशिएबल किस वक्त होगा? ओपन इंटरवल पे होगा। ओपन इंटरवल का मतलब ये कि ए बी उसके अंदर क्लोज जो है वो इनक्लोज नहीं होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो जहाँ पे फंक्शन शार्प होता है या पॉइंट बना रहा होता है वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। यही वजह है कि देखो इंटरवल की जो कर्व है वो चेंज हो गया। पहले ये क्लोज था, अब ये ओपन हो गया, यानी ए बी उसमें क्लोज नहीं शामिल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इफ, कब? यानी उस वक्त होगा जब एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर हो जाए एफ ऑफ बी के। So then there is an at least one number c in AB such that f of c equal to 1। यानी उस वक्त जब f of a f of b के बराबर होगा फंक्शन में, तो वहां पर एक ऐसी वैल्यू होगी c की जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव पे जब वो वैल्यू पुट की जाएगी यानी डेरिवेटिव ऑफ c बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये इसमें तीन चीजें हमें समझ में आई हैं अगर आप बगौर देखो तो। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर फर्स्ट। देखो, पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे उन्होंने कहा कि डिफरेंशिएबल तो होगा वो, लेकिन वो किस इंटरवल पे होगा? ओपन इंटरवल पे होगा, यानी ए और बी के अलावा जितनी वैल्यूज उनके दरमियान आ रही है वो डिफरेंशिएबल होगी। अगर ऐसा होता है दोनों पॉइंट, तो एफ ऑफ ए यानी अगर मैं एक वैल्यूज को फंक्शन में पुट करूंगा तो सेकंड वैल्यू में वो दोनों बराबर आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो कोई एक वैल्यू होगी सी की जिसमें एफ बार सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो, इस चीज को समझने के लिए मैं इस डायग्राम से आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और ये फंक्शन कुछ यूं प्लॉट हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस वक्त क्लोज इंटरवल है फील्ड सर्कल के साथ, और ये ठीक है। अब अगर आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू देखूँ, ठीक है, और यहाँ पर बी की वैल्यू देखूँ, तो ये बिल्कुल सेम लाइन पर है। तो सेम लाइन होने की वजह से अगर मैं ए पर फंक्शन पे जब ए प्रोवाइड करूंगा तो इसका आउटपुट भी डी आएगा, और जब मैं बी प्रोवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू भी यानी आउटपुट डी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाली वैल्यू तो यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई थी वो फुलफिल हो गई। अब डिफरेंशिएबल को अगर आप देख रहे हैं तो ए और बी पर वैल्यू डिफरेंशिएट तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर वो डिफरेंशिएट होगा। अब लास्ट पॉइंट हमें देखना है कि एटलीस्ट वन नंबर्स पर ये क्या वैल्यू दे रहा हो, 0। और यहाँ से तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि जब मैं यहाँ से स्लोप निकाल रहा हूँ इंटरसेप्ट, तो ये इस तरह से निकल रहा होगा, और जैसे ही वो इस लाइन पर आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो यहाँ पर आपकी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इंटरसेप्ट स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 होने का मतलब ये है कि ये है हमारी वो कांस्टेंट वैल्यू x की जिस पर ये चीज़ क्या आ रही है 0 के बराबर, और ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गई। यानी एक ऐसा फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पर ए बी रखता हो, डिफरेंशिएबल हो ए और बी पर, और उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर आ जाएं, तो वहाँ पर कम से कम एक ऐसी वैल्यू ज़रूर हो सकती है जो डिफरेंशिएबल होगी, किस पर? एफ ऑफ सी डिफरेंशिएबल पर वैल्यूज की 0 आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर वर्ड एटलीस्ट है, हमें याद रखना है। इसका मतलब है कि इट इज पॉसिबल टू मोर देन, विच मीन मोर देन वैल्यूज ऑफ 1 एज वेल। ठीक है, यानी एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है। कैसे? देखो, क्या कुछ यूं हो सकता है, यानी ये पॉइंट की वैल्यू अगर आप देखो, सब पर वैल्यूज रिजल्ट का क्या आ रहा है यहाँ पर, डी आ रहा हो। ठीक है, ये फुलफिल है। अब एक और चीज यहाँ पे बताई गई है रिलेटिव मैक्सिमम पे। देखो,
यहाँ पर ये चीज़ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि ये पॉइंट तो ये एफ ऑफ ए बराबर तो है एफ ऑफ बी के, लेकिन यहाँ पर जब मैं आऊँगा ना तो ये एक नोक है, और शार्प नोक पे हम जानते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लिहाजा इस पॉइंट के मुताबिक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ड्रॉ मैंने की हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि जब ए और बी बराबर हो तो हमेशा वो उसमें एफ ऑफ सी की वैल्यू एटलीस्ट 1 फुलफिल हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर एक भी वैल्यूज़ ना हो, जैसे कि इस चार्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंशिएट नहीं हो पाती है। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड कि रोल्स थ्योरम क्या है और उसको हम फंक्शन वाइज कैसे लिख रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। अब इसे क्वेश्चन के फॉर्म पे समझते हैं, बात हमें मजीद समझ में आएगी। सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 2x इंटरसेप्ट। हमें 2x इंटरसेप्ट निकालने हैं ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड शो दैट f ऑफ x बार इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट बिटवीन 2x इंटरसेप्ट। यानी 2x इंटरसेप्ट पे हमें प्रूव करना है कि f ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर है। अब 2 का मतलब ये है कि 2 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, जबकि रोल्स थ्योरम कह रहा है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, नोट दैट f is differentiable on the entire real line setting f of x equal to 0 प्रोड्यूस। यानी हम फंक्शंस को जब विजुअलाइज फॉर्म पे देख रहे हैं तो ये कंप्लीटली कंटिन्यूस है और हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर मैं फैक्टर में कन्वर्ट करूं इस फंक्शन को, तो फैक्टर पे कन्वर्ट करने के बाद x की 2 वैल्यूज आ रही है। x की वैल्यू 1 मिल रही है हमें और x की वैल्यू 2 मिल रही है। जब मैं f ऑफ 1 पुट करता हूं तो फंक्शन 0 आता है और f ऑफ 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। एंड फ्रॉम द रोल्स थ्योरम यू नो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, जो मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया अभी, एटलीस्ट 1 c इन द इंटरवल ए बी, यानी ए बी के इंटरवल में कम से कम एक वैल्यू होनी चाहिए सच दैट f ऑफ c इक्वल टू 0। टू फाइंड सच अ c, उस c को फाइंड करने के लिए यू कैन सॉल्व द इक्वेशन f बार x। यानी जब मैंने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जिसे मैं f बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, ये रहा माइनस 2x माइनस 3। ठीक, जब ये आ गया तो अब मुझे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी होगी। तो फंक्शन की x की कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिस पे ये f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो सेट f ऑफ x इक्वल टू 0, यानी f ऑफ x की वैल्यू मैंने जब 0 पुट किया, यानी इसकी ये बात हो रही है कि f ऑफ x की बजाय 0 आ गया और ये आ गया 2x माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट हम इसी तरह से निकालते हैं, प्रीवियस सेशन पे भी हम जान चुके हैं इस चीज़ को। तो जब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2x3, इधर चला गया। अब मैं x को सेपरेट करूंगा तो x बराबर जाएगा 3/2, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट x की। एंड द डिटरमाइन देन f of x equal to 0 when x equal to 2/3. Note that this x values lies in the open interval 1 and 2. यानी ये जो x की वैल्यू है ये वो ओपन इंटरवल 1 एंड 2 के दरमियान कहीं पे लाई कर रही है। भाई जब मैं क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल की बात करता हूँ तो इसका मतलब कि वैल्यूज की बात हो रही है ना ए बी में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान सी कहीं पर मौजूद होगा, तो jैसे ये सेंटर में। तो बिल्कुल यही चीज़ तो क्वेश्चन में ही बताई गई है कि हमें इंटरवल दिया गया था 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 क्यों दिया गया था, क्योंकि फैक्टर बनाने के बाद x एंड y की x और सेकंड x की वैल्यू 1 एंड 2 आई थी। तो अब मुझे x फाइंड करना था इंटरवल, वो मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब इस x की वैल्यू को अगर आप फंक्शन में पुट करेंगे तो f बार x आपकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करूँ, ठीक है, ये फंक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो गया 2, x की वैल्यू है 3/2, फिर -3, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 3 - 3 बराबर आ गया 0। हेंस प्रूव दैट। तो ये रहा इंटरवल 1 और ये रहा 2, और इनके दरमियान ये वो पॉइंट है जिस पर एक जो स्लोप वैल्यू बन रही है वो स्ट्रेट बन रही है। इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है, और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पर जो स्लोप की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमें रोल्स थ्योरम अप्लाई करना होता है फंक्शन में तो हम उसे किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन वैल्यूज एंड द क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज। होप यू अंडरस्टैंड। ये बड़ा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया आपको। सेकंड एग्जाम्पल भी हमारे पास बिल्कुल वैसी ही है। अगर मैं फंक्शन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट चलूँगा, फंक्शन दिया गया हमें x⁴ - 2x²। ठीक है, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल -2 to 2। ठीक है, हमें इंटरवल वैल्यूज दी गई है कि -2 से +2 के दरमियान वो इंटरवल निकालें, बताएं जिसमें f ऑफ c की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो जब मैं इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा तो वो कुछ ये आएगा, फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाने के बाद हमें x की वैल्यूज़ मिल गई, 3 वैल्यूज़ मिली हैं भाई। सो इन द इंटरवल -2 and 2 द डेरिवेटिव इज 0 एट 3 different values of x as shown in a figure 3.10.
तो ये 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिस पर हमें डिफरेंशिएट की वैल्यू 0 के बराबर मिलेगी। अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो देखो ये इंटरवल है +2, सॉरी ये +2 है जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था, और ये -2 है। ठीक है, इन्हीं के दरम्यान वैल्यूज होनी चाहिए। देखो ये पहली वैल्यू मिल गई मुझे, ये दूसरी वैल्यू मिल गई, ठीक है, और ये तीसरी वैल्यू मिली। 0 भी तो मिला है ना भाई, ये रहा 0, ये रहा +1, ये रहा -1। और इस पे देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, इस पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और यहाँ पे भी हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इन तीनों पर f of x की वैल्यूज क्या आएगी भाई? 0 आएगी। Hence proves that. That's all about the rules theorem understanding. And the last one, the concept of mean value theorem. ठीक है, अच्छा इन दोनों को क्यों साथ लिखा जाता है या साथ बताया जाता है? इसकी वजह ये कि रोल्स थ्योरम एंड मीन थ्योरम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। अब उस फर्क को समझते हैं पहले। देखो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि इफ f is continuous on a closed interval, which mean according to the Rolle's theorem, same point 1 आ गया यहाँ पे, and differentiable on a open interval AB, same point आ गया, then there exists a number C in AB such that, अब ये पॉइंट सिर्फ चेंज हो गया। वो कहता है कि देयर एग्जिट एक ऐसा कोई C की वैल्यू होगी, एक C की वैल्यू होगी किसमें? A और B के दरमियान, जबकि A और B यहाँ पर ओपन इंटरवल से दिया गया, यानी एक ऐसी वैल्यू होगी ओपन इंटरवल A B के दरमियान जिसको आप f ऑफ बार C के अंदर जब इस्तेमाल करेंगे, यानी f बार C पे जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो इस फॉर्मूले को फुलफिल करेगा, यानी FB माइनस FA डिवाइड बाय B माइनस A को फुलफिल करेगा। ठीक, क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये सेम फंक्शन है जो हमने रोल्स थ्योरम में भी देखा था, लेकिन फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा टिल्ड हुआ हुआ है लेफ्ट साइड पे ना। ठीक है, अब इसका मतलब समझना। सबसे पहले तो भाई a और b बराबर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन में कहा नहीं गया था कि हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स अलग हैं फंक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बी माइनस ए को फुलफिल करेगी और एफ ऑफ सी निकाल के देगी। ठीक है, अब अगर आप बगौर देखो कि इस पॉइंट पे जब टेंजेंट की लाइन बनाई जाएगी इस पॉइंट पर, तो यकीनी तौर पे ये 0 के बराबर आएगा ना भाई, स्ट्रेट नहीं, सॉरी 0 के बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन ये कर्व लाइन बना रहा है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं कर्व लाइन है। इसी कर्व लाइन को नीचे की तरफ करो, अगर इस लाइन को मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँ, ये तो ये जूम कर रहा हूँ, इस लाइन को जब मैं 0 नीचे की तरफ लेकर आया तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वही लाइन है जो इन दोनों को टच कर रही है, ए और बी को भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन बी माइनस ए के बिहाफ पर भी चल रही है और बी माइनस ए एफ बी माइनस एफ बी के ए के बिहाफ पे भी चल रही है। तो एक ऐसी लाइन जो एक क्लोज इंटरवल ए बी में मौजूद हो और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, तो वहाँ पर कम से कम एक नंबर ज़रूर होगा सी का जो कि ओपन इंटरवल ए बी में हो और वो फॉलो करे एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है, इसके क्वेश्चन को समझते ही ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने टेंजेंट लाइन ये जो इस तरह से ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये है कि यही टेंजेंट लाइन एक्चुअली एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पर भी फुलफिल होगा। ठीक है, और अगर आप इस डायग्राम को नीचे की तरफ लेकर आ जाए, बिल्कुल टिल्ट कर दें इसको वापस, तो ये रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, इसका बात समझ में आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल है, इज देयर अ सोल्यूशन ऑफ x टू पावर 5 माइनस 2x क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, यानी इसके दरमियान ये सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है। तो डायरेक्टली मैंने फंक्शन पे वाले 0 पुट किया तो -2 आ गए और 2 पुट किया तो 14 आ गए। सो नाउ वी नो दैट x इक्वल टू 0 द कर्व इज बिलो 0, यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो कर्व जो है वो 0 से बिलो होगा, और x की वैल्यू जब 2 होगी तो कर्व अबव 0 होगा, यानी 0 से ऊपर होगा। So accordingly the polynomial, the curve will be continuous and somewhere in between the curve must cross through the y equal to 0, यानी कोई ऐसा पॉइंट होगा इस ग्राफ के अंदर जिसमें वो y इक्वल टू 0 को क्रॉस करते हुए गुजर। Yes, there is a solution based on this। मैं कह सकता हूँ कि x to power 5 minus 2x cube minus 3 minus 2 is equal to 0। Is there a solution in the interval minus interval 2 और 0, यानी 0 से 2 के दरमियान इंटरवल पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल होते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट लाइन को हम सेम फंक्शंस पर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लेके जाए तो वो उसमें फुलफिल होता है। तो हमें फंक्शन दिया गया है 5 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और सी की वो वैल्यू निकालनी है ओपन इंटरवल 1 एंड 4 पे। ठीक है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव्स यानी एफ बार सी इस्तेमाल करूँगा डायरेक्टली, तो b की वैल्यू मुझे 4 दी गई है और a की वैल्यू 1 दी गई है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इस पर
वैल्यूज पुट कर दिया इस तरह से, ठीक है। सोल्यूशन में जब मैंने वैल्यूज निकाली पुट करके तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। सो नोट दैट द फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, that is f is continuous on the interval 1 4 and differentiable on a interval 1 4. So there exist at least one numbers in the interval 1 and 4, यानी 1 से 4 के दरमियान कोई, ये जो क्वेश्चन में कहा गया था, कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसमें f of c बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। f of c बराबर 1 का मतलब ये है, ये जो बताया गया था ना, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। अब जब ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया हमने, तो सॉल्विंग द इक्वेशन y बार x इक्वल टू 1, तो जब मैंने इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज किसके बराबर लूंगा मैं, 1 के, यानी इस एफ बार एक्स को मैंने 1 के बराबर लिया ताकि मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकूं। जब मैं रोल्स थ्योरम इस्तेमाल कर रहा था तो वहां पर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यूज को 0 के बराबर ले रहा था, यहाँ पर 1 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू ये 1 के बराबर होता है, ठीक। अब जब 1 की वैल्यूज निकाली तो क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर रूट इस्तेमाल करके मैंने क्रिटिकल वैल्यू निकाली +1 +2 एंड -2 इन द इंटरवल 1 4। सो यू कैन कंक्लूड दैट c की वैल्यू 2 ऐसी वैल्यूज होगी जिस पर हमें सेम कोऑर्डिनेट्स पर क्या मिलेगा, टेंजेंट लाइन मिलेंगे, ठीक है। देखो ये 2 वैल्यू, इस 2 पे मैंने एक टेंजेंट लाइन इस तरह से ड्रॉ की, ये जो हुई हुई, ठीक है। इसी टेंजेंट लाइन को जब नीचे की तरफ मैं लेकर आऊंगा, ये देखो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये सेम वही पॉइंट है जो हमारे पॉइंट ए और बी को भी टच करते हुए टेंजेंट लाइन गुजर रही है, और यही चीज हमने मीन वैल्यू थ्योरम पे बेसिक डेफिनेशन पे भी इस्तेमाल होते हुए देखी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट द रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस कॉन्सेप्चुअल व्यू पे है जो मीन वैल्यू थ्योरम को यूज कर रहे होते हैं, क्या ऐसे समझते हैं। सो एन इंटरेस्टिंग थिंग, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कैन फिक्स अ वोबली टेबल if your table is wobbly because of the uneven ground, यानी unstable position पे हो वो, based on the floor जहाँ पर वो मौजूद है, just rotate the table to fix it, यानी उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल को रोटेट करना होगा ताकि वो उस पॉइंट पे जाके सेट हो जाए जहाँ पर वो स्टेबल रहे। सो द ग्राउंड मस्ट बी कंटिन्यूअस, नो स्टेप सच एज पोअरली लेड टाइल्स, यानी आपका जो ग्राउंड है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए जिसके जरिए से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। Why does this work? We can always have 3 legs on the ground. It is the 4th leg that is the trouble. यानी 3 legs हैं जो कि फ्लोर पर मौजूद है, लेकिन एक ऐसा लेग है टेबल का जो फिट नहीं हो पा रहा है फ्लोर पर, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो इमेजिन वी आर रोटेटिंग द टेबल एंड द 4th leg could somewhere go into the ground like sand, यानी हमने रोटेट करते रहे टेबल को और वो किसी न किसी पॉइंट पे सैंड पे जाकर वो फिक्स हो गया। सो एट सम पॉइंट इट विल बी अबव द ग्राउंड, यानी किसी एक पॉइंट पर वो ग्राउंड से अबव होगा, और एट अनदर पॉइंट इट विल बिलो द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड से नीचे की तरफ होगा। सो देयर इज मस्ट बी सम पॉइंट वेयर द 4th leg परफेक्टली टचेस द ग्राउंड एंड द टेबल वुडंट वुबल, यानी वो 4th पॉइंट ऐसी होगी या 4th leg जिसपे बेस पर हमारा टेबल जो है सेट हो जाएगा और उसकी वजह से वो दोबारा जो है वो वुबली या वुबल नहीं कर रहा होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने मैथ इस फन से ली है, जिसका लिंक मैंने इसी स्लाइड पर ऐड किया। एंड द लास्ट थिंग कि डिफरेंसेस क्या है, ऑल्दो हमने जब दोनों चीज़ें देखी तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे एक्चुअली फ़र्क क्या है। बट द पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, द मीन वैल्यू थ्योरम क्लेम द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट at which the tangent is parallel to the secant joint of f, a, fa and b, fb। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि मीन वैल्यू थ्योरम क्लेम करता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक पॉइंट है जो टेंजेंट बना रहा है तो यकीनी तौर पे वो पैरेलल होगा उस सीकेंट जॉइंट के जो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स मिलकर बना रहे होंगे। क्या देखो बिल्कुल सेम डेफिनेशन उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है तो वो टेंजेंट लाइन यकीनी तौर पे एक सीकेंट लाइन बना रही होगी उसके पैरेलल, और ये रही वो सीकेंट लाइन जो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये क्लेम करता है मीन वैल्यू थ्योरम, जबकि रोल्स थ्योरम इज क्लियरली अ पर्टिकुलर केस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम, यानी रोल्स थ्योरम जो है वो एक केस है मीन वैल्यू थ्योरम का इन विच एफ सेटिस्फाई यानी फंक्शन सेटिस्फाई करता है ऑफ अ एडिशनल कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ डी, यानी ये एक एडिशनल पॉइंट है रोल्स थ्योरम में, क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम का ही पार्ट है, लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट होता है कि वो फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे दोनों वैल्यू सेम कंटेन करेगा, सेम प्रोड्यूस करके देगा। So that's all about the Rolle's theorem and the mean value theorem. Hope you understand everything.
फिर भी कोई अगर सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको पर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई सजेशन है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको अगर, तो मुझे सजेशन पे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन पे कोशिश करूँगा उसे ऐड कर सकूँ। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, इसी तरह चीज़ों को हम आगे बूस्टअप लेकर चलेंगे। सी यू देयर।